हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनविद्या फोरी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जाना था। हमने उसमें इक्विटी फंड में हमने इंडेक्स फंड, थीमेटिक फंड एंड फोकस फंड, 3 फंडों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। जिसमें इंडेक्स फंड में हमने एज ए ट्रैकिंग एरर, जो कि एक नया था पूरे फंड परफॉर्मेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें एक टर्म ट्रैकिंग एरर वो नया था। ये चीज़ के बारे में देखा था। आपसे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार उसके पूरा तरीके से एनालाइज करना। जो मैंने फंड परफॉर्मेंस में जो मैंने पॉइंट आपको बताए हुए, वो सारे के सारे पॉइंट को आपको किसी म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर चेक करना है, उसके बेंचमार्क से, एवरेज कैटेगरी एवरेज से। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। हमने 3 फंडों के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। देन इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीधा चलते स्क्रीन पर दोस्तों, चलते स्क्रीन पर देखो नाउ दोस्तों। ये चीज़ हमने थीमेटिक फंड एंड फोकस फंड हमने कंप्लीट कर लिया था। देन दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये भी एक तरह का इक्विटी फंड का टाइप है फ्लेक्सी कैप फंड। ये क्या है? म्यूचुअल फंड। ये एक मिनट, फ्लेक्सी कैप फंड ये भी क्या है दोस्तों? एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि एक इक्विटी फंड का ही टाइप है हमारा। फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि एक म्यूचुअल फंड। ये इसमें क्या होता है कि किसी भी साइज, मतलब इसमें क्या है बेसिकली, देखो साफ साफ लिखा पड़ा है, किसी भी साइज की कंपनी, लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, में इन्वेस्टमेंट करता है उसको, यानी कि फंड मैनेजर को जहां भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां इन्वेस्ट कर देगा। और ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं। सीधी बात ये, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड क्या कह रहा है कि इसमें हमारे पास जो भी हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि फंड मैनेजर वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। अल्टीमेटली जो फंड मैनेजर है वो अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि उसको जहां भी बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हो सकता है लार्ज में बढ़िया दिखे, मिड में बढ़िया दिखे या स्मॉल में बढ़िया दिखे, तो वो अपने सूझबूझ से अपने जो पैसे को, इन्वेस्टमेंट जो पैसा है वो उसको में लगा देगा। तो इसमें फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई एज ए क्राइटेरिया नहीं है कि समथिंग परसेंटेज ही लार्ज कैप में लगेगा या समथिंग परसेंटेज स्मॉल कैप में, स्मॉल या मिड में लगेगा, ठीक है। इसमें एज ए हम इसमें बैलेंस रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लार्ज कैप जो फंड में जो निवेश किया गया पैसा वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड देन मिड कैप और स्मॉल कैप हमें रिटर्न्स बढ़िया बना के देगा। ये फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर मैं इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपके सामने एग्जांपल के तौर पर मैं रखता हूं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड JM फ्लेक्सी कैप फंड। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको रखा है। अभी मैं कह रहा हूं कि ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, इस तरह के ये एग्जांपल है फ्लेक्सी कैप फंड के। आपसे अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो इन किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में, तो अपनी सूझबूझ से अपने, एंड जो भी मैंने आपको फंड परफॉर्मेंस के तौर पर जो भी आपको मैंने क्राइटेरिया पॉइंट्स बताए उनको जरूर से जरूर कंसिडर करते हुए चलना जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो प्लीज़ आप किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि पैसा बहुत लिमिटेड है। हमारे पास पैसा बहुत लिमिटेड है, खजाना नहीं गढ़ रहा, ठीक है ना। पैसा बहुत लिमिटेड है, तो पैसा उस आधार पर। देन इसके बाद आता है हमारा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या है दोस्तों? एक मतलब मल्टी कैप फंड ये भी एक तरह का इक्विटी फंड का टाइप है, मतलब एज ए इक्विटी फंड में मल्टी कैप फंड, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड यानी कि जो इसमें क्या होता है, किसी भी साइज की कंपनी, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, में इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर। इसमें जो फंड मैनेजर है उसको सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, है ना, सेबी के रेगुलेशन के अनुसार कम से कम 75% उसको इक्विटी पोर्शन में पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है, एंड बाकी का 25% ये फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो इस पैसे को कहाँ निवेश करे। एग्जांपल के तौर में अगर मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड कोटक मल्टी कैप फंड, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया मल्टी कैप फंड के। देखो मल्टी कैप फंड एज ए फ्लेक्सी कैप फंड जैसा थोड़ा लगता है, बट इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि फंड मैनेजर को कम से कम 75% जो पैसा होगा उसको इक्विटी में ही लगाना होगा, बाकी का 25% वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ लगाए। सीधे बात, अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी, जो 100% का जो ब्रेकडाउन है वो किस आधार पर होगा। देखो नीचे आप स्क्रीन में देखना कि कम से कम 25% इन लार्ज कैप में, फंड मैनेजर आपको कहा गया है कि कम से कम 25% लार्ज कैप में होना चाहिए, कम से कम 25% मिड कैप में होना चाहिए, कम से कम 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए। बाकी का 25% वो डेप्ट में, इक्विटी में या कैश में, वो किसी में भी लग सकता है, उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है वो कहाँ लगाना चाहता है, ठीक है। देखो मैंने बात की 25% कम से कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 25% तो होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो डिपेंड करेगा फंड मैनेजर पर, ठीक है ना। ज़्यादा कितना लगा सकता है भाई? 25 का 50% कर सकता है, बिकॉज हमारे पास 25% रिजर्व है ना, वो फंड मैनेजर को डिपेंड करता है। तो ऐसे भी कर सकता है फंड मैनेजर कि 25 को उसको हो सके कि जिस टाइम पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, मतलब सपोज मान लेते हैं उसको आने वाले समय में, या एक अपन एग्जांपल मान लेते हैं कि उसको 25 मतलब लार्ज कैप में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो थोड़ा इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया 25% उसको इंक्रीज करना चाह रहा है कि उसको 20% इंक्रीज कर ले, यानी कि 45% वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, कम से कम 25% होना चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या है कि 25 आ रहा है, 25
बाकी 25 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही कर सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही कर सकता है किसी भी चीज़ इन 3 कैटेगरी में बात करें तो, है ना। तो कम से कम 25% यानी कि उसको 20% और इंक्रीज करने का उसका माइंड कह रहा है, उसकी सूझबूझ कह रही है। तो 25 का नहीं 20% ऐड करने के बाद 45% लार्ज कैप में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वो थोड़ा दिमाग लगा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। बाकी का कम से कम यानी 25% मिड कैप में उसने 5% एक्स्ट्रा और इसमें कर दिया, यानी कि 45% इसमें, 30% इसमें और 25% स्मॉल कैप में। तो वो इस आधार पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या इस आधार पे इन्वेस्टमेंट, या उसको ऐसा लगे कि मिड कैप में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही है कंपेयर टू लार्ज स्मॉल कैप से, तो वो 25% को 50% भी कन्वर्ट कर सकता है। या फिर इसी तरह से स्मॉल कैप में भी वो अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है, यानी स्मॉल कैप में हो सकता है ट्रेंड के आधार पर स्मॉल कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो 25 का 35% भी कर सकता है, बाकी उसमें सेटलमेंट कर देगा। एंड जो भी परसेंटेज, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये 25% सीधा डिपेंड करता है फंड मैनेजर पर। वो चाहे तो इक्विटी वाले पोर्शन में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या डेब्ट यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी बॉन्ड्स वगैरह हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी हुआ, इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करता है, या कैश के तौर पर वो रख सकता है ना, डिपेंड करता है फंड मैनेजर पर। ये चीज़ें हो गई फ्लेक्सिबल, ठीक है। देन इसके बाद आता है दोस्तों हमारा वैल्यूड फंड। वैल्यूड फंड क्या होता है, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है ना, इक्विटी का पोर्शन है, इक्विटी का पार्ट है, ये इक्विटी फंड का एक पार्ट है म्यूचुअल फंड, वैल्यूड फंड। एक म्यूचुअल फंड होता है जो कि देखो वैल्यूड फंड क्या होता है, जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करता है। मतलब फंड मैनेजर इसमें क्या करता है, अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स रहता है उसमें निवेश करता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का बेसिकली मतलब क्या निकलता है, मार्केट प्राइस एक्चुअल वैल्यू से कम होता है, दैट इज अंडर वैल्यू स्टॉक। मतलब जब भी उसका मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो उसका जो प्राइस है ना वो इतना खतरनाक इंक्रीज होगा कि शायद किसी और स्टॉक्स में हो, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, समझ रहे हो, अंडर वैल्यू, उसकी मार्केट प्राइस कम है एक्चुअल वैल्यू से। ये थोड़ा ध्यान देना, मार्केट प्राइस उसकी कम है एक्चुअल वैल्यू से, जितनी होनी चाहिए थी उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन जिस दिन मिलेगी ना तो वो अपने लेवल को क्रॉस कर देगा, अपनी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके देगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें जेएम वैल्यू फंड, क्वांट वैल्यू फंड, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, जेएम वैल्यूड फंड, क्वांट फंड, ठीक है ना। दोस्तों ये और बता दें तो म्यूचुअल फंड में जब भी जो आप एज ए इन्वेस्टमेंट करना के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ आपसे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग को यूज़ करना, अंधाधुंध या एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसमें उसके आधार पर ही निवेश स्टार्ट मत कर देना। एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली आपको ये चूज़ कैसे करना होगा कि फंड चूज़ कैसे करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है, मेरे जो गोल्स है, हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म हो, तो जो गोल्स है उसके आधार पर कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है म्यूचुअल फंड, तो उस आधार पर आपको चूज़ करना होगा। किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले उसकी फंड परफॉर्मेंस, मतलब उसके बेसिकली जो मैंने पॉइंट्स आपको कंसेप्ट बताए हैं उनको जरूर से जरूर रीड करना और उसको एनालाइज करना, उस पर लागू करना पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड, उसके बेंचमार्क, कैटेगरी, एवरेज, देन तभी आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को वो चुन सकते हो। अगर आपके पास इस समय नहीं है तो किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो और देन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो। और इसके बाद आता है हमारा लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टॉप 100 कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टिपिकली अबाउट 20,000 करोड़। देखो ऐसे लार्ज कैप फंड यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी एज ए लार्ज कैप फंड को ट्रीट करे, टारगेट करे, यानी कि उसमें लार्ज कैप फंड है तो उसमें लार्ज कैप कंपनी यानी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है, समझ रहे हो। यानी इसमें टॉप 100 कंपनियों का समावेश है अगर लार्ज कैप कंपनी की मैं बात करूँ तो, ठीक है। इसमें अगर रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो 10 से 12% रिटर्न आपको मिल सकता है लार्ज कैप कंपनी में, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ICI प्रूडेंट ब्लू चिप फंड हुआ, प्राय एसेट्स लार्ज कैप फंड हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हो गए लार्ज कैप फंड। देन इसके बाद आता है हमारा मिड कैप फंड। देखो मिड कैप फंड, एज ए मिड कैप फंड का भी हमारे पास एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें क्या होता है टॉप 250 कंपनियां की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 100 प्लस, यानी कि 250 कंपनियां जो कि मिड कैप का फंड की टॉप 250 कंपनी, 101, देखो साफ साफ इसको मिल रहा है 101 से 250 कंपनी का एक समावेश होता है इसमें। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर की बात करी जाए तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के मध्य इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। इसमें जो रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 12 से 15% आपको देखने को मिल सकता है, और ठीक है ना। अगर इसमें एग्जाम्पल की पल की बात करें तो SBI का मैग्नूम मिड कैप फंड एंड इसके बाद है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये मिड कैप फंड के कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद आता है हमारे स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड यानी कि म्यूचुअल फंड ऐसा बास्केट तैयार किया है जिसमें स्मॉल कैप फंड की कंपनियां अवेलेबल है, और उसमें अगर कंपनी की बात करें तो उसमें 250 से ज़्यादा 250 से ऊपर वाली जो कंपनी है, यानी कि इसमें भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी एज ए स्मॉल कैप फंड को अगर लॉन्च करना चाह रही है, लॉन्च करने वाली है, तो इसमें बेसिकली उसके जो बास्केट में होने वाले जो स्टॉक्स होंगे वो बेसिकली वो स्टॉक्स होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा 5,000 करोड़ के अंदर है, यानी कि 5,000 करोड़ से कम है या 5,000 करोड़ तक है, ठीक है ना। वो बेसिकली इस
कैटेगरी में आने वाले हैं स्मॉल कैप में, ठीक है ना। इसमें जो रिटर्न्स देखने को हमें मिल सकता है 18 से 25% आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं स्मॉल कैप फंड, बिकॉज इसमें रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज मिड की कंपेयर। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो क्वांट स्मॉल कैप फंड हुआ, SBI स्मॉल कैप फंड हुआ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल कैप फंड। दोस्तों अब हमने इक्विटी के जो भी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है वो हमने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट ये बताने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इक्विटी वाला पोर्शन है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पर हमें इक्विटी में निवेश करने का मौका मिलता है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से यानी कि SIP के माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। सबसे पहले आपको चूज करने के लिए भी मैंने आपको बता चुका, अपने एम के आधार पर आपको चूज करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के आधार पर चूज करना है, ठीक है ना। आपका गोल क्या है और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहने वाला है उसके आधार पर चूज करना है। आपने ये भी सोच लिया कि मुझे चूज करना है, तो चूज करने का भी मैंने तरीका आपको बता दें किस आधार पर चूज करना है आपको म्यूचुअल फंड, मतलब बेसिकली फंड परफॉर्मेंस, उसका CAGR देखना, एक्सपेंस रेशियो देखना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, रोलिंग रिटर्न, अल्फा बीटा भी कंसीडर कर सकते हो, बट वो क्या डिफरेंस ही होता है लगभग। आप अगर इन सभी चीज़ों को देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे एक्चुअली किस म्यूचुअल फंड में जाना है। देन इसके बाद आप किसी भी फंड के आप NAV पता कर लेना, NAV वगैरह जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो पता कर लेना, उसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना, क्या साइज है उसका, एंड उसका एग्जिट लोड वगैरह क्या है, इन चीज़ों के बारे में पता कर लेना। देन अब मैं इसके बाद जो मैं एज एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन किस तरह से एनालाइज कर रहे होगे, लेकिन आपको एज ए प्रैक्टिकल के तौर पर आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप किसी म्यूचुअल फंड को कैसे हम एज ए सेलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। देन इसके बाद हमारा जो है इसके बाद जो हमारे टाइप्स आने वाले हैं डेब्ट फंड से रिलेटेड आएंगे। देन इसके बाद हमारे डेब्ट फंड हो गया, डेब्ट फंड के बारे में जानेंगे, डेब्ट फंड के जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है उसके बारे में जानेंगे। देन इसके बाद हाइब्रिड फंड जो कि इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ठीक है, आज का वीडियो ये था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय